मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज उसी को कंटिन्यू करें कि भारतीय राजनीति की वर्तमान में स्थिति क्या है। पिछली चर्चा में हमने यह देखा था कि 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नए संविधान का निर्माण हुआ और 26 जनवरी 1950 को नया संविधान लागू हो गया। 1952 में पहली बार देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए, सरकार बनी। इसके बाद बिल्कुल समयबद्ध तरीके से समय समय पर लोकसभा के और राज्य विधानसभाओं के चुनाव होते गए और यह क्रम अभी भी चल रहा है। इसमें व्यवधान नहीं आया है कहना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी पीरियड को यदि छोड़ दें तो भारत में लोकतंत्र हमेशा से सक्रिय रहा है और जीवित रहा है, अपना काम पूरी तरह से कर रहा है। आज देखें भारतीय राजनीति के, भारतीय लोकतंत्र के निर्बल या कमजोर पक्ष कौन से हैं। जो चीजें नहीं होना चाहिए वो चीजें भारतीय लोकतंत्र में कौन से हैं। देखें, सबसे पहले इसमें आता है सशक्त और उत्तरदायी विपक्ष का अभाव। यदि किसी देश में द्विदलीय पद्धति है और दोनों दलों के बीच 19-20, 19-21 इतना ही फर्क है, 55-45 का फर्क है, तो उस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरह से चलती है। अभी तक का अनुभव यह बताता है कि जहां पर केवल इतना ही अंतर होता है दोनों दलों के बीच, तो सत्तारूढ़ दल जहां सजग और सतर्क होकर के सावधानी से अपने निर्धारित दायित्वों को पूरा करती है, वहीं विरोधी दल भी पूरी जिम्मेदारी से अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। यदि विरोधी दल सशक्त है, मतलब उसकी अच्छी स्ट्रेंथ है लोकसभा में, प्रथम सदन में, तो सशक्त विरोध बहुत अच्छी तरह से हो सकता है, सशक्त विरोध हो सकता है और सत्तारूढ़ दल के सामने हमेशा एक डर सा बना रहता है कि कहीं यह विरोधी दल हमारे विरुद्ध, मतलब सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध जनमत को जागृत न कर देवे। तो सशक्त विरोधी दल का होना आवश्यक है। सशक्त विरोधी दल न केवल सरकार के कार्यों का विरोध करे, अपितु उसे सरकार के कार्यों की आलोचना भी करनी चाहिए। विरोध और आलोचना अलग अलग चीजें हैं। आलोचना का अर्थ होता है कि यदि किसी वस्तु में कोई कमी है, कोई कसर रह गई है, उसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं, इन सभी चीजों की ओर ध्यान आकृष्ट करना ये विरोधी दल का काम होता है। लेकिन भारत में अभी तक जितने भी विरोधी दल बने हैं, और खास करके आज के समय में भारत में जो विरोधी दल है वह आलोचना नहीं करता, वह सरकार का विरोध करता है। मानो विरोध करना इन राजनीतिक दलों की मंशा ही एकमात्र रह गई है कि हम सरकार के हर कार्य का विरोध करेंगे। यदि निश्चित मात्रा में उनको बहुमत नहीं मिलता, उनको मत नहीं मिलता है, तो मान्यता प्राप्त विरोधी दल की स्थिति भी उनके लिए खत्म हो जाती है, क्योंकि विरोधी दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्यता मिलनी चाहिए। मतलब जैसे 543 लोकसभा की सदस्य संख्या, तो जिस दल के 54 सदस्य कम से कम हों सदन में, तब उसे विरोधी दल की मान्यता दी जाती है। और आज इस 2019 में गठित लोकसभा में एक भी ऐसा एक दल नहीं है जो 54 सीट लेकर के लोकसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता हो। तो सोचिए कि भारत में जहां सशक्त विरोधी दल का अभाव है, वहीं इनमें उत्तरदायित्व का भी अभाव देखा जाता है। इनका काम केवल हंगामा करना है, विरोध करना है, इतनी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देना है ताकि सदन की कार्यवाही नियमित रूप से न चल सके। एक तरफ 300 से ऊपर सीट लेकर के भाजपा अपनी सरकार चला रही है, दूसरी तरफ अल्पमती जो विरोधी दल है
वह इतने बुरी तरह से हंगामे करता है कि सदन की नियमित कार्यवाही भी संपन्न नहीं हो पाती। आए दिन पूरा सत्र ही इनके हंगामों के कारण बेकार हो जाता है। सदन में जो कार्यवाही होती है लगभग कहिए कि 20-30% इसकी सफलता है। इसको जो काम करना चाहिए सदन को अपने सत्रों में, वह केवल 20 से 25-30% तक इसके द्वारा कार्य संपन्न होते हैं। बाकी 70% समय केवल हंगामे और सदन के स्थगन में ही चले जाते हैं। तो सशक्त विरोधी दल नहीं है और उत्तरदायित्वपूर्ण विरोधी दल भी भारत में नहीं है। जब से भारत में सरकार बनी तब से लेकर यही इनकी स्थिति है। दूसरा है सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और स्वार्थता की समस्या। इन सभी चीजों ने, सांप्रदायिकता ने भारत में सद्भावना की व्यवस्था को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। क्षेत्रवाद ने लोगों में संकीर्णता की मनोवृत्ति को उत्पन्न किया है। जातिवाद ने तेरे मेरे की भावना में वृद्धि की है। भाषा ने भारत की एकता को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है और स्वायत्तता की मांग ने यह क्षेत्रीय दलों की मंशा को उजागर कर दिया है कि उन्हें राष्ट्रीय एकता से, राष्ट्रीय अखंडता से कोई मतलब नहीं है। उन्हें केवल अपना स्वार्थ पूरा करना है और अपने स्वार्थ के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखिए ना, 1947 से लेकर के 1947 के पहले जो सांप्रदायिक दंगे होते थे, आप उसके लिए अंग्रेजों को उत्तरदायी ठहरा सकते थे। लेकिन 1947 में तो आपके हाथ में सत्ता आ चुकी है, आपके हाथ में पूरी शक्तियां हैं। क्या सरकार अभी तक सांप्रदायिक दंगों को रोक पाने में सफल रही है? नहीं, क्योंकि राज्य सरकार की मंशा ही नहीं है इस प्रकार के दंगों को रोका जाए। जो मरते हैं मरने दो, जो ऐसा कर रहे हैं करने दो। हमें अपनी राजनीति की रोटी सेकनी है। जाति को केवल इसलिए उभारा जाता है ताकि राजनीतिक दलों को वोट मिल सके। एक ही जाति के 2 उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया जाता है, मतलब जाति में फूट डाल करके शासन करना, अपना स्वार्थ पूरा करना। तो जाति के आधार पर वोट मांगे जाते हैं, जाति के आधार पर उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। भाषा ने तो पूरा देश को बर्बाद कर डाला है। हम अंग्रेजी न तो जानते हैं और न ही अंग्रेजी को स्वीकार करते हैं। जब अंग्रेजी को आप नहीं जानते हैं तो मैं आप में एक हीन मानसिकता का भाव उत्पन्न होता है। लेकिन क्या अंग्रेजी जानना हम सबके लिए अनिवार्य है? शासन का बहुत सारा काम अंग्रेजी में होता है और हिंदी को जब भी लागू करने की बात होती है तो तमिलनाडु का एक अदना सा नेता जब विरोध का एक वक्तव्य जारी करता है तो शासन की पूरे काम वहीं पर स्थगित कर दिए जाते हैं। फिर हिंदी के बारे में कोई बात नहीं होती। तो एक भाषा को आप राष्ट्रभाषा बनाइए और उसी राष्ट्रभाषा से पूरे देश का सब काम संचालित हो। हम यह नहीं कहते कि अंग्रेजी को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंग्रेजी का भी महत्व है। तो यदि आपको दूसरे देशों के साथ अपने संबंध बनाने हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको यदि कुछ करना है तो उसके लिए अंग्रेजी जानना जरूरी है, ठीक है। लेकिन क्या हम पूरी तरह से अंग्रेजी जान सकते हैं? न तो हम हिंदी जानते हैं न अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो एक भाषावाद की समस्या। इसी प्रकार से क्षेत्रीयतावाद ने केवल अपने क्षेत्र को ध्यान दिया है। चाहे दूसरे राज्य की जैसी भी स्थिति हो, वो उनको अपना स्वार्थ पूरा करना है। तो जब इस प्रकार की स्थिति आएगी तो देश की एकता कैसे बनी रहेगी? और यदि शासन थोड़ी सी भी कड़ाई करने की सोचती है तो इतनी बुरी तरह से उसका विरोध किया जाता है कि फिर शासन में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने वोट की राजनीति का परित्याग करके कोई कठोर कदम उठाए। जैसा चल रहा है चलने दो, चाहे सरकारें बदले, किसी भी दल की सरकार बन जाए, लेकिन जो देश में स्थिति है वह यथावत बनी रहेगी, क्योंकि राजनीतिक दलों को वोट लेना है। और जनता कहीं पर भी थोड़ी सी भी कड़ाई यदि शासन के द्वारा किया जाता है तो फिर मानकर चलिए कि अगली बार उसको वोट नहीं मिलेगा। तीसरा है महंगाई और भ्रष्टाचार।
महंगाई के बारे में क्या बोलें? महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, शासन का कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि सरकार को मूल्यों पर, कीमतों पर नियंत्रण करने का अधिकार ही नहीं है। सरकार चाहे तो कर सकती है लेकिन नहीं करती, क्योंकि यदि महंगाई पर रोक लगाया जाएगा तो अगली बार ये व्यापारी चुनाव के समय चंदा नहीं देंगे। तो इन व्यापारियों से इनको चंदा चाहिए राजनीतिक दलों को। तो राजनीतिक दल क्यों करके किसी चीज पर नियंत्रण लगाएं? अभी थोड़े दिन पहले टमाटर 200, 240, 250 रुपए तक प्रति किलो बिका था, जबकि अभी 5-7 रुपए में आ जाएगा थोड़े दिन में। तो ऐसी महंगाई से देश कैसे चलेगा? और फिर तो भ्रष्टाचार। इसके पहले महंगाई के बारे में एक चीज और बताऊं कि 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का पराभव हुआ तो इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि उसमें प्याज की कीमत 200 रुपए तक हो गई थी। तो हम कहां प्याज के पीछे पड़े हैं कि प्याज की कीमत यदि बढ़ गई तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, इसलिए ऐसी सरकार को हटाओ, दूसरी सरकार को लाओ। और कांग्रेस ने पेट्रोल की कीमतों को यथावत बनाए रखने के लिए क्या किया? उसने तेल कंपनियों के लिए बॉन्ड जारी कर दिए। उसने कहा कि सरकार ने कहा कि हम आपको 10 साल के बाद इतना पैसा देंगे, आप तेल की कीमतों में वृद्धि मत करिए। मतलब कि 10 साल के बाद जो सरकार आएगी उसके मत्थे हजारों करोड़ अरबों रुपए उसके मत्थे आएगा। तो देश ऐसे नहीं चलता। ईमानदारी से देश चलाइए, देश चलेगा। और फिर भ्रष्टाचार के कौन से मामले ऐसे हैं जिसके बारे में यहां पर उल्लेख किया जाए? 1, 2, 4 मामले नहीं, सैकड़ों और हजारों मामले हैं भ्रष्टाचार के। बस न्यायिक व्यवस्था जैसी है चल रही है, धीरे धीरे करके चल रही है। कार्यवाही देखिए, अभी 26 जनों ने मिलकर के मुंबई में अपना एक मीटिंग आयोजित किया। उन्होंने कहा कि हम देश से भ्रष्टाचार दूर करेंगे। सोचिए कि इन 24 दलों के जो नेता वहां पर उपस्थित थे, सबके विरुद्ध भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं या भ्रष्टाचार में उनको दंडित किया जा चुका है। तो ऐसे सब नेता जब मिल करके भ्रष्टाचार के विरुद्ध बात करते हैं तो इनके चेहरे पर सिकन तक नहीं होती, क्योंकि राजनीति करने वालों के चेहरे पर सिकन नहीं आती। उन्हें नैतिकता, शर्म, लाज, हया कुछ भी नहीं आता उनको। सोचिए राजनीति में क्या होता है। तो ऐसे लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट होता है, वही भ्रष्टाचार दूर करने की बात करता है। और भ्रष्टाचार ने देश को पूरा बर्बाद कर डाला है। यदि भ्रष्टाचार नहीं होता तो देश आज कहां से कहां तक जा चुका होता। लेकिन है भ्रष्टाचार, इसको रोकने के लिए जो उपाय किए गए हैं वे किसी भी रूप में पर्याप्त नहीं है। ये राजनीतिक नेता चाहते हैं कि उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार का कोई भी मुकदमा हो, कम से कम 40, 50, 60 साल तक लंबा खींचना चाहिए, ताकि उनकी मृत्यु भी हो जाए और अपने जीवन भर वे ऐश करें। मृत्यु हो जाने के बाद केस वैसे ही खत्म हो जाता है। तो ये इस प्रकार से भ्रष्टाचार की कहानी चलती है। कोई भी भ्रष्टाचार का मामला हो, पकड़े गए, कोई चिंता की बात नहीं। कम से कम 10 साल तक केस चलेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर अगले 20 साल तक हाई कोर्ट का डिसीजन चलेगा, और फिर अगले 10 साल लग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, फाइनल डिसीजन आते आती है। और तब तक उस नेता की आयु 80-90 वर्ष की हो चुकी होगी। कोई मतलब नहीं है, क्यों हो सकता है उनमें से कई लोग की मृत्यु भी ऊपर भी चले गए। तो भ्रष्टाचार का मामला जितना भी या जितने भी केसेस हैं, लंबा खींचने का एकमात्र कारण यही है कि खुद वो लोग चाहते हैं कि केस लंबा चले ताकि वो अपने जीवन में ऐश कर सके। तीसरा है, चौथा है हिंसा और आंदोलन की राजनीति। हिंसा की राजनीति शुरुआत हुई थी महात्मा गांधी की हत्या से। इसके बाद कई लोगों की हत्याएं हुई। इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई,
कई नेताओं की हत्या हुई, कई लोगों की हत्या हुई। हिंसा आजकल भारतीय राजनीति में बहुत ज्यादा पैर पसार चुका है। ये तो बड़े बड़े नेताओं की हत्या हो रही है, बाकी आम जनता की तो प्रतिदिन आप समाचार पत्रों में देख लीजिए, कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर कहीं न कहीं आपको हत्या का समाचार जरूर मिलेगा। और ऐसे हत्यारों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है। तो हिंसा की राजनीति और आंदोलन की राजनीति, कोई भी काम करना हो विरोधी दलों के द्वारा आंदोलन करना है, ये विरोधी दल आंदोलनकारियों का समर्थन करते हैं, चाहे किसी भी रुपये आंदोलन हो। अब देखिए, पिछले वर्षों में शाहीन बाग में, दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। महीनों चला था यह आंदोलन। उद्देश्य क्या था? सरकार के सीएए मतलब कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करना था। जो लोग आंदोलन में बैठे थे उनका इस कानून से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं था। बस उनको कहा गया कि आप आंदोलन करिए, बैठिए, हम आपको प्रतिदिन 500-500 रुपए देंगे। बस 8 घंटे 10 घंटे बैठिए, उसको आप अपने घर में जाकर के आराम करिए। ऐसा ही केस चला था, कई महीनों तक चला था। और यह बंद तब हुआ जब कोरोना का प्रभाव पड़ा। कोरोना के कारण शाहीन बाग का आंदोलन खत्म हुआ, नहीं तो चलता रहा था और लंबा भी चलता। जबकि जो लोग आंदोलन में बैठे हुए थे उनका इससे दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं था, कोई संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी आंदोलन करना है। सरकार ने जो भी किया उसका हमें विरोध करना है, और विरोध का स्वरूप कैसा होगा? आंदोलन होगा। सार्वजनिक स्थानों को घेर लेंगे, आना जाना लोगों का बंद, बीच सड़क में आंदोलन करेंगे। तो ऐसे आंदोलनों को विरोधी दल हमेशा प्रोत्साहित करता है। ये सरकारी मशीनरी को ठप करने की राजनीति है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप कैसा भी गलत से गलत काम करिए, अनैतिक काम करिए, आपको सजा भी हो जाए तो भी आपका समर्थन करने वाले यही राजनीतिक दल आपके पास जाकर के आपका साथ देंगे, आपका समर्थन करेंगे, क्योंकि ऐसे ही इनकी राजनीति की रोटी सेंकी जाती है। फिर राजनीतिक अस्थिरता, सरकार को स्ट्रांग होना चाहिए, एक दलीय सरकार का निर्माण होना चाहिए, संविध सरकार नहीं बननी चाहिए। संविध, संयुक्त विधायक दल, इसको संविध सरकार कहते हैं या मिलीजुली सरकार कहते हैं। विशेष करके 1967 के बाद भारत में विभिन्न राज्यों में जो सरकारें बनी, मिलीजुली सरकारें बनी, किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत कई प्रांतों में नहीं मिल पाया, तो अनेक दलों ने मिला करके अपनी सरकार का निर्माण किया, तो इसको कहा गया संविध सरकार। और जैसे ही कुछ विधायक उस संविध सरकार को छोड़ देते थे, उस सरकार का पतन हो जाता था, और फिर कुछ नए दल आपस में मिलकर के फिर से अपनी संविध सरकार का निर्माण किया करते थे। ये आया राम गया राम की राजनीति। इसके दल बदल इतना ज्यादा बढ़ने लगा कि प्रांतों में संविध सरकारें बनने लगी, और सब संविध सरकारें, किसी भी संविध सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। यही स्थिति हम केंद्र में भी पाते हैं। केंद्र में सबसे पहले 1967 के चुनाव में श्रीमती गांधी मतलब कांग्रेस को अकेले को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया। इसके बाद 1977 में 5 दलों को मिलाकर एक जनता पार्टी बनी। कितने साल काम कर पाई? 2.5 साल, 2 साल, 2 महीने लगभग। उसके बाद चरण सिंह आए दल बदलू प्रधानमंत्री के रूप में। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि चौधरी चरण सिंह को इतिहास दल बदलू प्रधानमंत्री के रूप में जानेगा। इसके बाद फिर से श्रीमती गांधी आई 80, फिर 84 के चुनाव, फिर 89 से 91 के बीच
फिर से ऐसे दल, ऐसे ही मिलीजुली सरकार बनी, जिसके नेता वीपी सिंह थे, फिर चंद्रशेखर बने। इसके बाद 91 में जब नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया गया, उस समय भी कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं था और उन्होंने स्पष्ट रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोकसभा के सदस्यों को रिश्वत दिया था ताकि वे सरकार के पक्ष में वोट देवे। कोर्ट में प्रमाणित भी हो गया, कुछ नहीं हुआ। इसके बाद 98-99 में भी अनेक दलों को मिलाकर सरकार बनी और 2004 में 24 दलों को मिला करके एनडीए की यूपीए की सरकार बनी, जिसमें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बने और यूपीए की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी नहीं। लेकिन मनमोहन सिंह के हाथ में क्या रहा, क्या था? कुछ भी नहीं था। वो रिमोट कंट्रोल से चला करते थे। यही स्थिति 10 साल तक चलती रही। परिणाम क्या हुआ? एक राजनीतिक दल का नेतृत्व न होने के कारण प्रशासनिक अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न हुई। सरकार के पास समस्याएं हैं, सरकार ही निर्णय लेगी, लेकिन शासन निर्णय लेने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि चाबी दूसरे के हाथ में थी। परिणाम क्या हुआ? संसद की कार्यवाहियां रोज हंगामों से निपटने लगी, संसद में रोज हंगामे होने लगे। कार्यपालिका अनिर्णय की स्थिति आई, मतलब कार्यपालिका कुकर्मी होने लगी। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार फैलने लगा, बढ़ने लगा कि कार्यपालिका में कोई निर्णय नहीं हो पाया। और जब संसद निरुपाय, बिल्कुल असहाय हो जाए, कार्यपालिका कुकर्मी होने लगे, तब न्यायपालिका को सक्रिय होने का अवसर मिलता है। भारत में न्यायिक सक्रियता का सबसे बड़ा कारण यही है कि व्यवस्थापिका बेकार हो गई, कार्यपालिका कुकर्मी हो गई, एक अकर्मी दूसरा कुकर्मी, न्यायपालिका को सक्रिय होने का मौका मिला। और इसीलिए फिर न्यायपालिका ने जनहित याचिकाओं को स्वीकार करना शुरू किया और अनेक ऐसे निर्णय दिए जो निर्णय न्यायपालिका को नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि उसने कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया था। और जब व्यवस्थापिका न्यायपालिका से लोग निराश हो जाएं, तो लोग कहां जाएंगे? न्यायपालिका में ही जाएंगे ना, फिर न्यायपालिका तो काम करेगी। तो राजनीतिक अस्थिरता, अभी 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है। 2019 में भी बीजेपी की सरकार बनी, इसे भी स्पष्ट बहुमत मिला हुआ है। जब केंद्र में स्पष्ट बहुमत वाली कोई सरकार बनती है, एक उसका नेता बहुत स्ट्रांग होता है, तब देखिए देश की स्थिति कितनी अच्छी बन जाती है। नेता के समान होना चाहिए, नेता को शरीर में मुख के समान होना चाहिए, जो सबको लेकर के आगे बढ़े, चल सके। और भारत में अभी कम से कम 2 कार्यकाल हो गया, लगभग 9 वर्ष हो चुका है। जितनी अच्छी तरह से सरकार चल रही है, इतनी अच्छी सरकार इसके पहले कभी भी नहीं चल पाई थी। और विरोधी दल क्या कर रहा है? सत्र केवल हंगामों के कारण सत्र को फूल से बर्बाद कर रहा है। फिर संसद का ह्रास, आरोप प्रत्यारोप, हंगामा, संसद का निरंतर ह्रास हो रहा है। आपको मजे की बात बताऊं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने एक प्रश्न पूछा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका जवाब दिया। जब नेहरू जी ने उसका जवाब दिया तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उस जवाब का खंडन किया और इस तरह से खंडन किया कि पंडित नेहरू को बोलना पड़ा कि आप शाम को मेरे कार्यालय में आए, मैं आपको पूरा प्रमाण दिखा दूंगा। जब डॉक्टर लोहिया शाम को
पंडित नेहरू के कार्यालय में गए तो उसमें पंडित नेहरू अपने अधिकारियों पर पूरी तरह से बरस रहे थे। देखिए, इस प्रकार से तैयारी करके आना चाहिए हमारे सांसदों को। लेकिन क्या हमारे सांसद बौद्धिक किस्म के व्यक्ति हैं? कोई भी, कदापि नहीं। जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जो राजनीति में गुंडागर्दी को अपना उद्देश्य मान चुके हैं, लक्ष्य मान चुके हैं, जो केवल सत्ता पाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, इनमें बौद्धिकता कहां से आएगी? ये सरकार को तर्कों से, तथ्यों से किस प्रकार से घेर पाएंगे? आजकल कोई भी स्तर की चर्चा ही नहीं होती। अंतसंत मन में जो भी आए बोल देंगे और फिर बाद में बोलेंगे कि मेरी बातों का गलत अर्थ निकाला गया, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। खेद प्रकट कर देंगे, अपने शब्दों को वापस ले लेंगे। जानबूझकर सब घटनाएं होती हैं। लेकिन सोचिए, जब एक बार आपके मुंह से कोई बात निकल गई, क्या वो वापस ली जा सकती है? कदापि नहीं। ये केवल बात को घुमाने फिराने की बात है, केवल तथ्यों से मुख मोड़ने की बात है। तो इस प्रकार से जिस संसद में बातों का, तर्क का, बहस का कोई स्तर ही ना हो, तो फिर सोच लीजिए देश की स्थिति क्या होगी। जब बड़े बड़े आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, ऐसे लोग जिनके विरुद्ध सैकड़ों मुकदमे दर्ज हों, गंभीर से गंभीरतम अपराध के आरोप जिन पर लगे हों, कोर्ट में केस चल रहे हों, जमानत पर छूटे हों, ऐसे व्यक्ति यदि देश के लोकसभा में, राज्यसभा में पहुंचे, तो सोच लीजिए संसद में बहस का स्तर क्या होगा। और यही हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक दल केवल ऐसे लोगों को चुनाव मैदान में उतारती है जिनके जीतने की संभावना होती है। उनका बैकग्राउंड चाहे जितना भी दूषित क्यों न हो, कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि राजनीतिक दलों को चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने की क्षमता केवल गुंडों में अधिक होती है, आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों में अधिक होती है। इसलिए ऐसे लोगों को जानबूझ करके राजनीतिक दल टिकट देते हैं। तो इस प्रकार से जब ऐसे लोग जब संसद में, विधानसभा में पहुंच जाए, तो वहां की स्थिति क्या होगी, सोचने की बात है। इसके आगे की चर्चा फिर अगली चर्चा में होगी। आपको धन्यवाद।